पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक होली पर्व को भिवानी शहर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। वह भिवानी वासियों द्वारा होलिका दहन की संपूर्ण तैयारियां भी की गई। मान्यता है कि होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई थी, जिसमें प्रहलाद बच गया तथा बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। होलिका पूजन के लिए पूरे शहर में सुबह सवेरे से ही महिलाएं और बच्चे पूजन के लिए पहुंचे और विधिवत तरीके से पूजन कर बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए प्रार्थना की। वहीं इस त्योहार के बारे में मान्यता है कि होलिका परम भक्त प्रहलाद को लेकर आग की चिता पर बैठ गई थी। प्रहलाद तनिक भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करने में लगा रहा। परिणामतः होलिका का वरदान उसी क्षण समाप्त हो गया। होलिका अग्नि में जल गई और भगवान विष्णु की असीम कृपा से भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तभी से यह त्यौहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से इसी रूप में मनाया। ध्यान रखिए नीचे जो होलिका त्यौहार है ना, ये बच्चों के लिए मनाया जाता है, अपने किसी के लिए मनाया जाता है और सब परिवार अच्छा रहे, सब होली अच्छी बने, सबका बड़ा बड़ा। इतिहास गवाह है कि हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा थे। उनके एक पुत्र थे प्रहलाद, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन हिरण्यकश्यप मना करते थे कि सिर्फ मैं ही सबसे ज़्यादा पूजनीय हूँ इस संसार में और आप किसी को मत पूजो। लेकिन फिर भी प्रहलाद अपनी भक्ति में हमेशा लीन रहते थे, जिस वजह से हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया
और उन्होंने यह निश्चय किया कि प्रहलाद को सबक सिखाया जाए। और जो आज हम पूर्णमासी तिथि की होली को मनाते हैं, इसी दिन उन्होंने एक योजना बनाई, हिरण्यकश्यप ने, जो प्रहलाद के पिता थे, कि आज के दिन होली को जो होलिका थी, जो प्रहलाद की बुआ थी, उनको वरदान था कि वो एक चद्दर को ओढ़ के बैठेंगी तो फिर उनको कोई अग्नि वगैरह कुछ उनका नुकसान नहीं कर सकती। तो इस वजह से उन्होंने अपनी बहन होलिका को भी अग्नि में बिठा दिया और प्रहलाद को भी साथ में बिठा दिया। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, जो प्रहलाद थे, भगवान की उन पर ऐसी कृपा हुई कि होलिका की जो चद्दर थी वो प्रहलाद जो थे उनको हवा में उड़ के वो उनको भगवान उड़ा देते हैं और इससे प्रहलाद जी तो बच जाते हैं और होलिका का दहन हो जाता है। जो हमें प्रमुख त्यौहार है, ये होली का त्यौहार है, ये हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का उसके मनाया जाता है कि वो बहुत उनका भगत था विष्णु भगवान का, तो वो उसको मानता नहीं था। तो फिर इसके बाद उन्होंने अपनी बहन को तैयार किया भी किस तरह मारना है इसको, किस तरह। तो उन्होंने बाद में कहा कि भाई इसको मारते चलो, तो उसको वरदान था हिरण्यकश्यप की बहन को भी ये मर नहीं सकती है। फिर बाद में उन्होंने मारने के लिए योजना बनाई, ठीक है मैं तो इसको लेके बैठती हूँ, तो प्रहलाद तो बच गए लेकिन वो उनकी बहन का दहन हो गया। तब से बुराइयों के ऊपर अंत होता है हर चीज़ का, इसीलिए मतलब होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। जो होली है वो आज अपने ससुराल जाती है, होलिका को हम विदा करते हैं अपने ससुराल के लिए। तो आज के दिन हम उसको अच्छे से तैयार करके वस्त्र वगैरह ढंग से पहना के, लहंगा या चुन्नी जो भी सबके अपने अपने हिसाब से उनको लेकर आते हैं, उनको घर से विदा करने के लिए लाते हैं। आज के दिन वो अपने ससुराल जाएंगे और आज सभी को हमारे पिताजी या भाई वगैरह शाम को आते हैं, होली मंगलाते हैं और फिर उस होली की रात को ही अपने घर पे लेके जाते हैं। और उसी होली की रात की इतनी मान्यता है कि उससे कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो, वो उस होली की रात को टिक्के के रूप में लगाने से वो सारे रोग भाग जाते हैं। होली बोलो शाबाश। होली इसलिए मनाई जाती है कि हमारे वो हिरना कुश्ते उनकी बहन थी होलिका, उन्होंने प्रहलाद को लेके बैठी, उनको वरदान मिला था ये आग में जल नहीं सकती और प्रहलाद को उठा लिया जाता है। होली ज़्यादा तो ब्रज में मनाई जाती है, कृष्ण की वो है, कृष्ण भगवान की, हम भी ब्रज के हैं। सोमवार को साने घंटाघर स्थित चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में जन औषधि दिवस मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भिवानी के पूर्व विधायक घनश्याम दास सराफ उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की विस्तार से जानकारी भी दी। इस अवसर पर सीएमओ रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि लोगों को सस्ते मूल्यों पर गुणवत्ता युक्त जेनेरिक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जेनेरिक औषधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र देश भर में खोले गए हैं। अब तक देश भर में 9,177 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इस वर्ष 31 दिसंबर तक इन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जन औषधि जेनरिक दवाइयों के मूल्य खुले बाजार के उपलब्ध ब्रांडेड दवाइयों के मूल्यों की तुलना में 50 से 90% तक कम होते हैं। जन औषधि केंद्रों पर 1,759 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ और 280 सर्जिकल और अन्य उत्पाद उपलब्ध होते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में जन औषधि केंद्रों की संख्या में लगभग 100 गुना वृद्धि हुई है और इसी प्रकार जन औषधि की दवाइयों की बिक्री भी 100 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। मैं उनको भी संबोधित कर रहा हूँ। उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, आज का ये कार्यक्रम जन औषधि दिवस के औषधि है। जो 90% हम दवाई यहाँ की देते हैं, जानवरों के जो औषधि होती है उसको, वो बड़ी अच्छी बात है
नहीं तो भाई कई हॉस्पिटल ऐसे भी हैं कि जाओ भाई बाहर से ले लो दवाई, लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए हमारे सारे डॉक्टर्स इस अभियान में लगे हैं कि हम सस्ता से सस्ता इलाज मरीज का करके दें। उन्होंने लोगों के लिए सुविधाएं पहले दी हैं, उनका भी जिक्र किया और आगे जो देने वाले हैं उन सुविधाएं का भी जिक्र किया गया है। मैं इनका धन्यवादी हूँ कि इन्होंने ऐसे जनता के मार्मिक स्थल होता है ये, जहाँ पे आदमी मरीज बन के आता है लेकिन ये ठीक करके उसको भेजते हैं। ये बड़े हर्ष की बात है कि हमारे हॉस्पिटल में पहले 500 की संख्या रहा करती, लेकिन हम वहाँ बोला करते विधानसभा में। आज हमारी संख्या 2500 के लगभग और उससे ऊपर है। तो हम ये मानते हैं कि हमारे डॉक्टरों ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया है और दवाइयाँ 90% जेनरिक दवाइयाँ हैं इसमें, जिससे मरीज को उपचार के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ता, न कोई दवाई लाने की व्यवस्था रखी है न कुछ और लाने की। जन औषधि जो सभी हमारे क्षेत्रों में काम करती है वो बड़े हर्ष की बात है कि हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के साथ साथ हम ये मानते हैं कि ये सिस्टम जो है, जो माननीय मोदी जी ने 5 वर्ष पहले शुरू किया था और उसको लेकर आज हम सब लोग ये माने कि हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है और डॉक्टर साहिबान का भी और हमारा भी, क्योंकि समाज के जो सच्चे हितैषी होते हैं वे डॉक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमारा जो विधायक का नंबर आता है या कोई चुने हुए प्रतिनिधि का नंबर आता है। तो मैं इस अवसर पर इनके बीच में आया हूँ। मैं इन सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। तो जो मरीज यहाँ पे इलाज ले रहे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके बगैर तो हम भी कुछ नहीं हैं। वे लोग यहाँ से स्वस्थ होकर जाते हैं तो वे सरकार की अच्छी अच्छी बातें आगे बताते हैं। बाद माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पीएम व सीएम श्रीमान मनोहर लाल जी, उन सब का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा दिल खोल रखा है और कहीं से कोई दवाई की चिंता नहीं है। सब चिंताएं वे स्वयं लेके इस काम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करता जा रहा था। आज उनमें विश्वास जगा है और हमारे डॉक्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगे हैं और उन सब बातों को लेकर हमारा हॉस्पिटल बड़ी तरक्की की तरफ जा रहा है। आप अभी मेडिकल कॉलेज का जो अगले साल शुरू हो जाएगा, उसके लिए भी माननीय केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पे हमारा सिस्टम बनाया है और इन सब को देखते हुए ये मेडिकल कॉलेज बने और एक नर्सिंग कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। उसके लिए भी हम ये चाहते हैं कि वो भी इसी स्थान पे रहे, जिससे बच्चों को ज़्यादा दूर ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना पड़े। और ये सारा काम हम लोगों ने तैयार करके बनवाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बगैर पूछे किसी का सिस्टम खराब करने के लिए काम नहीं करते। वे जो सर्वश्रेष्ठ काम होता है उसके लिए हमारे से पूछताछ भी करते हैं और सारी चीज़ पूछ के वे इस टाइप से बनाते हैं। इससे गरीबों को बहुत फायदा होगा। दूसरा एक जन कल्याण योजना है कि जो टीबी जो है भारत सरकार के द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा ये इच्छा जाहिर की गई थी 2025 तक हम इस टीबी को भारत से एलिमिनेट करें। इसको पहल को जारी रखते हुए मैं अवगत कराऊंगा कि भिवानी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे प्रदेश में प्रथम है कि हमने इसमें जो काम किया है, जिसकी एवज में हमारे को 5 लाख और 3 लाख का अवार्ड भी मिला है। तो आप सबके सहयोग से हम टीबी में
नियर बाय 2025 तक इसको एलिमिनेशन का कार्य करने जा रहे हैं। और इसको हमारे काम को देखते हुए जो कॉरपोरेट सेक्टर है उन्होंने हमारे को 1 साल तक एक एम्बुलेंस दी है जो कि हर गांव में जा कर के एक्सरे और टीबी की जांच करेगी। वो हमारी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। तो हर गांव में हम वो टीबी एलिमिनेशन का केस फाइंडिंग करेंगे, उसको दवाई का जल्दी से जल्दी कार्य करेंगे। आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा जो भी संपन्न लोग हैं वो अपने टीबी के मरीजों को गोद लें, निक्षय मित्र बने। उसको गोद लेने का तरीका हमारे डॉक्टर सुमन डिप्टी सिविल सर्जन है वो बता देते हैं। अदरवाइज निक्षय मित्र पोर्टल पे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 500 या 600 का हर महीने उसको मरीज को न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाता है। तो एक जिला प्रशासन के उपेक्षित रवैये का शिकार शहर की 6 कॉलोनियों को होना पड़ रहा है। कॉलोनियों में बनी गंदे पानी की निकासी की समस्या को लेकर कॉलोनी के लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वे साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 1 हफ्ते बाद सभी वार्डवासी पार्षद के साथ मिलकर धरने पर बैठेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। स्थानीय हलवास गेट मुक्तिधाम इलाके नई बस्ती शंकरगिरी कॉलोनी बाबा जहरगिरी कॉलोनी के लोग एकत्रित हुए और यहाँ के महिला और पुरुषों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से उक्त इलाकों के लोगों का जीना दूभर हो गया है। गलियों में कहीं पर आधा तो कहीं पर 1 फुट तक गंदा पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों का वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कई बार उन्हें गंदे पानी से होकर ही अपने गंतव्य तक पहुँचना पड़ रहा है। इस बारे में कई बार जिला प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसे लेकर वार्डवासियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मंत्री बनवारी लाल, विधायक घनश्याम दास सराफ को कई बार अवगत करवाया है, लेकिन इसे का कोई समाधान नहीं हुआ है। इसी से परेशान होकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह में उनके समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो उन्हें मजबूरीवश सड़क पर उतरना पड़ेगा, जिसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। 4-5 कॉलोनियाँ लगती हैं इस क्षेत्र में। बाबा जहरगिरी कॉलोनी, नई बस्ती, फाटक पार्क एरिया, काफ़ी एरिया है जिसमें काफ़ी समय से करीबन 2 महीने से सीवरेज की समस्या चली हुई आ रही है। और हमने मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से, बनवारी लाल जी से, सभी से हमने प्रार्थना कर चुके और माननीय विधायक जी ने भी अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और आज हम सभी क्षेत्र के वासी सभी इकट्ठा हुए और आज हमने सभी ने फैसला लिया है, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान अच्छे से नहीं किया गया तो मैं पूरे वार्ड वासियों के साथ यहाँ पर धरने पर बैठूंगा, रोड जाम किया जाएगा, जिसके लिए पूरा प्रशासन जिम्मेवार होगा। कोई घटना घटती है, आने जाने में किसी को असुविधा होती है, क्योंकि यहाँ पर अंतिम यात्रा, कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ पे मुक्ति धाम के लिए जब यहाँ से जाती है अंतिम यात्रा तो उनको इस गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। यहीं पे एक लिटिल हार्ट स्कूल है, उसमें भी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को इस गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है और लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। तो मेरी प्रशासन से दरखास्त है कि इसको जल्द से जल्द इस समस्या को समाधान करें, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद मैं वार्ड वासियों के साथ यहाँ पर रोड पर धरना देके बैठूंगा। मेरा नाम, मैं नगर पार्षद सुभाष तंवर। मेरा नाम सोनू है, मैं वार्ड नंबर 17 में रहता हूँ और हलवास गेट पर हमारे पानी की समस्या है पिछले 2 महीने से। इसके लिए हम प्रशासन को भी कह चुके हैं, पब्लिक हेल्थ को भी कह चुके हैं और एमसी को भी कह चुके हैं। एमसी साहब हैं वो पब्लिक हेल्थ को कह देते हैं, उन ऊपर भी आवाज़ उठाई है। अभी दौरा था सीएम साहब का, उनको भी कहा था और पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर बनवारी लाल जी भी आए थे, उनको भी कहा था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा पिछले 2 महीने से। और सर यहाँ से जो अंतिम संस्कार की यात्रा है वो जाती हैं, लोग परेशान हैं, पाँव से इस गंदगी निकलना पड़ता है उनको, तो ये समस्या है। करते हैं, अगर क्या कदम रहेगा? अल्टीमेटम है जी हफ्ते भर में अगर इस समस्या का समाधान हो जाता ठीक है, नहीं तो हम यहाँ रोड जाम करेंगे। भिवानी के हुड्डा पार्क में नगर परिषद भिवानी ने कचरा प्रबंधन को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत नगर परिषद भिवानी के सिटी इंचार्ज सनी शर्मा ने नगर परिषद के कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ मिलकर हुड्डा पार्क में शहर वासियों को गीले और सूखे कचरे को लेकर जागरूक किया और इसके साथ साथ शहर वासियों को कचरा प्रबंधन को लेकर शपथ भी दिलवाई। इस बारे में सनी शर्मा ने बताया कि भिवानी शहर में प्रतिदिन 80 टन से अधिक कचरा निकलता है, जिसको निस्तारण के लिए बहुत ही मुश्किलें आती हैं।
क्योंकि शहरवासी सभी प्रकार का कचरा एक ही डस्टबिन में डालते हैं, जिससे कचरे के प्रबंधन में दिक्कत आ रही है। उन्होंने बताया कि इसी को लेकर सरकार ने एक मुहिम चलाई है, जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन रखे जाएं, और जब तक नगर परिषद का ऑटो टिपर आपकी गली में आता है तो उसमें भी 2 बॉक्स बनाए गए हैं, जिसमें एक में गीला कचरा और एक में सूखा कचरा डालने के लिए लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी शहरवासी कचरा प्रबंधन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वह गीला और सूखा कचरा एक साथ डाल देते हैं, जिससे इसके निस्तारण में दिक्कत आती है। उसी को लेकर उन्होंने शहर भर में जागरूकता अभियान चलाया और जागरूकता कैंप में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहरवासियों से अपील की कि सभी शहरवासी गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालने और शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में प्रशासन का सहयोग करेंगे और अपने घर में 2 डस्टबिन जो भारत सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं कि हमारा गीला कचरा हरे डस्टबिन के अंदर और सूखा कचरा नीले डस्टबिन के अंदर डालकर नगर परिषद द्वारा भेजी गई गाड़ी में सरकार का प्रशासन का योगदान दें। मैं सनी शर्मा, सिटी इंचार्ज नगर परिषद भिवानी। आज हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो सेग्रीगेशन के लेके है, क्योंकि होली का त्यौहार आ रहा है, सभी को रंगों का चाहे कि भाई रंग लगाएंगे, कलर लगाएंगे। हमारा जो मेन चीज़ है वो सेग्रीगेशन के ऊपर है। सेग्रीगेशन मतलब आपको बताता हूँ मैं, जो कचरे को अलग अलग करना। अभी आप सभी भिवानी से हो, मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ भिवानी की। भिवानी के अंदर 80 से 100 टन डेली वेस्ट जनरेट हो रहा है। टन का मतलब 1 टन के अंदर 1000 kg होता है, बट अगर 80 टन के लेके चले तो 80 टन मल्टीप्लाई 1000 kg। अब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बल्क के अंदर वेस्ट जनरेट हो रहा है। अब मेन चीज़ ये है कि जितना जनरेट हो रहा है, क्या उसका ट्रीटमेंट हो रहा है? अब ट्रीटमेंट और जो जनरेशन है, इन दोनों के जो बीच का जो वर्ड है सेग्रीगेशन, वो मिसिंग है, वो हम सभी भूल के बैठे हुए हैं। तो आज हम सेग्रीगेशन के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। हमारा मेन जो मकसद है वो है कि ड्राई और वेट वेस्ट, पहले इन 2 डस्टबिन जो इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक पंचलाइन दी है कि सूखा एक सेकंड का सूखा कचरा हरा, गीला, सूखा, नीला। तो देन इस पंच लाइन को लेके हम चले हुए हैं कि आपको पता है नगर परिषद से एक गाड़ी जाती है, जब आपके वार्ड के अंदर टिपर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी 2 कंपार्टमेंट है, दोनों कलर कोडिंग के, जो मिनिस्ट्री के कलर कोडिंग है, ब्लू एंड ग्रीन को। तो मैं सभी से एक यही अपील करता हूँ कि आप घर के अंदर 2 डस्टबिन रखें, क्योंकि हमारा प्राइमरी कलेक्शन आपका घर है। क्योंकि हम अगर आपके घर से ही हम सेग्रीगेट वेस्ट लेंगे तो देन हमारा सेग्रीगेशन एक डंप साइट पे सेग्रीगेट कचरा जब हमारे पास पहुँचता है तो उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। बट अगर आप घर से ही मिक्स वेस्ट करके दे रहे हो, जो एक टिपर के कंपार्टमेंट को ना समझ के, उसकी कलर कोडिंग को ना समझ के आप अपना मिक्स वेस्ट एक ही में डाल रहे हो, तो देन उस वेस्ट को इकट्ठा एक डंप साइट पे आना 80 से 100 टन का, वो एक बल्क में इकट्ठा हो जाता है, जिसको डेली की डेली ट्रीटमेंट करना, प्रोसेसिंग कंप्लीट कर पाना बड़ा मुश्किल, हमारे लिए एक टफ टास्क है। तो आप सबसे यही अपील है कि आप सेग्रीगेशन करके ही घर से अलग अलग करके हमें कचरा दो, ताकि हम उसकी प्रोसेसिंग को फास्ट कर सके और भिवानी के अंदर उस डंपिंग एक साइट को एक पहाड़ ना बनने दे, उसको जल्दी से जल्दी इसको ट्रीट करके भिवानी को हम एक व्यवस्था बनाने में अपना योगदान दें। मेरा नाम किरण जांगना है। आज सनी सर ने हमें काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है गीले कचरे और सूखे कचरे के बारे में, तो हम काफ़ी नॉलेज मिली हमें इस बारे में। हम भी कोशिश करेंगे कि हम इस को यूज़ करें, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी अपने लाइफ में इनको आगे यूज़ करें और पब्लिक को भी बताएं, आस पड़ोस में भी बताएंगे, तो हमारा भारत काफ़ी स्वस्थ रहेगा इसमें। मेरा नाम प्रियंका है और हम यहाँ आज हुड्डा पार्क के अंदर सारे हम इकट्ठे हुए हैं और ये बताने लगे हैं कि आज जो है सेग्रीगेशन के ऊपर एक ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें हम लोगों को गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग करना है, जिसके अंदर हम आप लोग सब देखते हैं कि जैसे कि घर के अंदर से जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं वो भी जो है जो लोग हैं सब उसमें मेंशन है कि गीला कचरा और सूखा कचरा, लेकिन फिर भी जो है लोग इकट्ठा का इकट्ठा डाल रहे हैं, जिससे जो है आगे जाकर जो आगे उनको जो साफ करने वाले लोग हैं उन्हें दिक्कत आती है, जिससे कि न्यू जनरेशन की अभी उन्हें दिक्कत आ रही है। इसी तो हमने आज यहाँ पर हुड्डा उन्होंने ये बताने के लिए कहा है कि और ये कहा है कि हम लोग जो है अवेयर करें लोगों को और गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग किया जाए, जिससे कि हम लोग उससे अगर हम घर पे भी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और जो कंपोस्ट तैयार की जा सकती है
उसे हम लोग अपने घर के गमलों के अंदर, घर की गार्डनिंग में भी हम लोग उसे तैयार कर सकते हैं। मैं खुशी जांगड़ा, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और आज हमें हुड्डा पार्क में ये कचरे के बारे में बताया गया कि गीले कचरे को और सूखे कचरे को हम अलग अलग फेंकें। तो मैं सभी लोगों से, सभी हरियाणा वासियों से ये अपील करती हूँ कि जो भी कचरा है उसको हम अलग अलग रखें और अलग अलग ही फेंकें, सूखे कचरे को अलग और गीले कचरे को अलग। होली के पर्व को देखते हुए भिवानी पुलिस द्वारा सोमवार देर शाम शहर के होटल्स, ढाबों व धर्मशालाओं पर सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के तहत होटल के रिकॉर्ड की जानकारी ली गई व होटल संचालकों को होली के त्योहार पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए। वहीं आमजन से शांतिपूर्ण तरीके से होली पर्व मनाने की अपील भी की। यह जानकारी देते हुए भिवानी सिटी थाना प्रभारी बलदेव सिंह ने बताया कि होली के पर्व पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो व कानून व्यवस्था न बिगड़े और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति त्योहार पर खलल न डाले। इसे लेकर भिवानी पुलिस द्वारा शहर के दर्जनों होटल्स, ढाबे और धर्मशालाओं पर सर्च अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान होटल, धर्मशालाओं पर रुकने वाले व्यक्तियों में कोई संदिग्ध तो नहीं, इसे लेकर जानकारी भी जुटाई गई। उन्होंने कहा कि होली पर्व पर शांति व कानून व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर भिवानी पुलिस काफ़ी अलर्ट है और चेकिंग भी इसीलिए की गई है। इंस्पेक्टर बलदेव सिंह ने बताया कि अभियान के तहत होटल, ढाबों संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना किसी पहचान पत्र के किसी व्यक्ति को होटल में न ठहरने दें। अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध मिलता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश अनुसार त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए होटल, ढाबे, धर्मशालाओं को चेक किया जा रहा है। कोई असामाजिक तत्व यहाँ आके ना रुक जाए और त्योहारों में कोई असामाजिक तत्व की वजह से कानून व्यवस्था खराब ना हो। जो कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए सर्चिंग अभियान चालू है। इलाके के तकरीबन सभी होटलों पे छापेमारी की जाएगी और जो संदिग्ध पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। होली का त्योहार है, क्या आप लोगों को चेतावनी देना चाहेंगे जो लोग शराब या नशा करते हैं? लोगों को अवेयरनेस के तौर पे जागरूक किया जा रहा है कि भाई होली के त्योहार पे शराब आदि, नशा आदि ना करें, रंगों के साथ अपनी होली मनाएं और इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। सर, होली पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है सुरक्षा? होली के उपलक्ष्य में माननीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हर चौक पे नाके लगाए गए हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं बिगड़ने दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा भिवानी द्वारा एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त भिवानी अभियान के तहत शहर के अनेक क्षेत्रों में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 36 बच्चियों व महिलाओं का निःशुल्क हीमोग्लोबिन टेस्ट भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा भिवानी द्वारा एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त अभियान के तहत परिषद की मोबाइल टेस्टिंग वैन सहित प्रातः 10 बजे प्राचीन त्रिवेणी धाम शिव गोरखनाथ डेरा ग्वार फैक्ट्री के पीछे तोशाम रोड भिवानी के प्रांगण में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लगभग 36 महिलाओं व बच्चों का निःशुल्क हीमोग्लोबिन HB चेक किया गया। BP, शुगर तथा अन्य रोगियों का इलाज भी किया गया। वहीं इस अवसर पर निःशुल्क गुड़ चने के पैकेट, आयरन व एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स भी वितरित की गई। इस अवसर पर श्री महावीर तायल शाखा अध्यक्ष सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। वहीं हमारा अपना फाउंडेशन के संचालक सचिन जैन एवं रिंकू का विशेष सहयोग रहा और दूसरी तरफ उड़ान फाउंडेशन के सदस्यों ने इस कड़ी में कुल मिलाकर अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी रहने वाली जिले की 15 महिलाओं को उनके प्रतिष्ठान या आवास पर जाकर सम्मानित किया। मैं डॉक्टर भारती अरोड़ा चंद्रकांता हॉस्पिटल से आज यहाँ पे भारत विकास परिषद की तरफ से फ्री कैंप लगाया गया है, जिसमें यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी और आसपास के जो भी लोग हैं सबको यहाँ पे फ्री कैंप के थ्रू दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। और आगे भी उन्हें कभी दिखाना हो तो आप मुझसे चंद्रकांता हॉस्पिटल में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। प्राचीन त्रिवेणी धाम शिव गोरखनाथ डेरा में भारत विकास परिषद शाखा भिवानी द्वारा एक मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें सभी तरह की बीमारियों के टेस्ट और दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ साथ एनीमिया मुक्त और कुपोषण मुक्त के लिए
जो अभियान शाखा ने चला रखा है उसकी टेस्टिंग की गई है और इसके लिए गुड़ और चने के पैकेट सभी मरीजों को दिए जा रहे हैं। दवाइयाँ भी दी जा रही हैं शुगर। इस बारे में मैं सचिन जैन, आज यहाँ पर भारत विकास परिषद की तरफ से ये कैंप का आयोजन किया गया है और साथ में जो फाउंडेशन है हमारा अपना फाउंडेशन, उन्होंने सहयोग किया है। यहाँ पास में ही गरीब बस्ती है, वहाँ के लोगों का, लड़कियों का, बुज़ुर्गों का, महिलाओं का रक्त जांच हुआ है, ब्लड प्रेशर जांच की गई है, शुगर जांच की गई है, साथ में फिजिशियन डॉक्टर भी हैं, उन्होंने उनकी पूरी चेकअप किया है और आगे उनको दवाइयाँ भी मुफ्त हमने वितरित। पिछले लंबे समय से वन रैंक वन पेंशन में वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरनारत पूर्व सैनिकों के समर्थन में भिवानी के विभिन्न पूर्व सैनिक संगठनों ने रंगों के त्योहार होली को काले दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। साथ ही पूर्व सैनिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के और हमारा अपना फाउंडेशन सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वेटरन महेश चौहान, हरियाणा पूर्व सैनिक संघ जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, एक्स सर्विस जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष सूबेदार मेजर हरिकृष्ण शर्मा ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन में वेतन विसंगतियों की सहमति और अन्य खामियां दूर किए जाने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक पिछले 15 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरनारत हैं, लेकिन केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों की मांग सुनने के बजाय उन्हें नज़रअंदाज कर रही है, जिसके विरोध में भिवानी के विभिन्न पूर्व सैनिक संगठनों ने काली होली मनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि एक सैनिक अपने जीवन का अहम हिस्सा देश सेवा में बिताता है और सेवानिवृत्ति के बाद वह पेंशन पर ही आधारित रहता है, लेकिन भाजपा सरकार पूर्व सैनिकों से पेंशन का अधिकार छीनकर अन्याय कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिष्यामा निरंतरम दुर्जनां दंडयिष्यामा रक्षयिष्यामः च सज्जनान्। यही एक सैनिक का कर्तव्य है, वो सज्जनों की रक्षा करे और दुर्जनों को सीधा दंडित करे। आपको दंड देने का अधिकार है, आपको विचार संहिता से दंड पुरस्कार की व्यवस्था का। मैं वेटरन महेश चौहान आज भिवानी के समस्त पूर्व सैनिक शहीद स्मारक नेहरू पार्क पर एकत्रित हुए। जो OROP 2 में जो विसंगतियां थी उसके विषय में चर्चा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई। इसी विषय में सर्वसम्मति से सभी पूर्व सैनिकों संगठनों ने यह फैसला लिया है कि हम जो ये रंग बिरंगी होली है इसको काली होली मनाएंगे, क्योंकि कोई तो हमें कांग्रेसी बता रहा है और इस विषय में ना तो सरकार का कोई आज तक कोई ठोस कदम उठाया गया है। इसीलिए हमने सभी ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि इस होली को हम रंगहीन कर काली होली मनाएंगे। धन्यवाद। इस प्रकार का जो है कि जंतर मंतर पे भी जवान बैठे हैं और सरकार इस पे। हाँ, जंतर मंतर पे भी हमारे सभी पूर्व सैनिक बैठे हैं और हम भिवानी से भी जंतर मंतर पर 10 तारीख को भारी तादाद में पूर्व सैनिक जाने का निर्णय लिया गया है। और जंतर मंतर पे भी जो वहाँ पे पूर्व सैनिकों के संगठन बैठे हैं उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री साहब को होली के लिए आमंत्रित किया है कि आप देश के दूर दराज के पूर्व सैनिकों के पास जाते हैं, सैनिकों के पास बॉर्डर तक जाते हैं, तो अब की बार पूर्व सैनिक खुद चलकर आपके पास जंतर मंतर पे आए हैं और उनके साथ होली मनाएं और उनकी जायज मांगों को सुने। गत बुधवार की रात सराफा व्यापारियों पर हमला करके लूटपाट करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी न होने पर जैन चौक में व्यापारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। वे प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए तथा व्यापारियों के आर्म लाइसेंस बनवाए जाए। बैठक में अनेक व्यापारी मौजूद रहे। नगर व्यापार मंडल के प्रधान भानु प्रकाश ने कहा कि पिछले बुधवार की रात सराफा व्यापारी देवेंद्र पर हमला करके लूटपाट करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी न होने पर गहरा रोष प्रकट करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया और प्रशासन को चेतावनी दी गई कि अगर 9 मार्च तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो 10 मार्च को जैन चौक के व्यापारी अपना कारोबार बंद रखेंगे और विरोध करेंगे और आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। इस बारे में पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि व्यापारियों को स्वयं की सुरक्षा करने के लिए तुरंत प्रभाव से सरकार को व्यापारियों के लिए आम लाइसेंस बनवाए जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। बुधवार की रात को
सराफा व्यापारी देवेंद्र अपने दुकान से कैश और सामान लेकर बडाला जा रहा था। उसकी रास्ते में शांगा के पास लूटपाट हुई और मारपीट हुई, लेकिन अभी तक इसका कोई पता नहीं लगा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज सभी व्यापारी इकट्ठे हुए थे और ये विचार किया कि जब तक प्रशासन पे दबाव नहीं बनाया जाता तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि पहले फर्स्ट डे CIA, सदर SHO सभी एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद है ना शायद मामला थोड़ा सा ढीला हो गया। तो दबाव बनाने के लिए प्रशासन पर आज मीटिंग हुई, पूरी रूपरेखा बनाई गई। तो लोगों का कहना था कि 10 तारीख को जैन चौक का एरिया जहाँ वारदात हुई है वो सारा का सारा बंद रहेगा, अगर अपराधी पकड़े नहीं गए तो। 10 तारीख को जब बंद होगा तो वहीं बैठ के फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि भाई अब अगला कदम क्या उठाया जाए, और जो भी कदम व्यापारी कहेंगे व्यापार मंडल उठाएगा। आज आर्म का लाइसेंस अगर कोई व्यापारी अप्लाई करता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। राजनेता की कोई अप्लाई करता है या राजनेता सिफारिश करता है तो दे दिया जाता है। तो किस ब्याप पे ये आर्म के लाइसेंस दिए जा रहे हैं? होना तो चाहिए कि व्यापारियों को आर्म के लाइसेंस दे ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। लाइसेंस जल्द से जल्द बनाए जाए ताकि पुलिस की सुरक्षा के बजाय वो अपनी खुद की सुरक्षा कर ले। महिलाओं को यौन शोषण जैसे अपराध के खिलाफ जागरूक करने एवं महिला उत्थान की दिशा में सराहनीय कार्य करने पर एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रदेश अध्यक्ष श्वेता गर्ग को करनाल में आयोजित ग्लोबल स्टार अवार्ड्स के 5वें फाउंडेशन डे पर ग्लोबल स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर फिल्म अभिनेता अरबाज खान व विशिष्ट अतिथि के तौर पर मेहताब विक ने शिरकत की। महिलाओं को यौन शोषण जैसे अपराधों के खिलाफ जागरूक करने एवं महिला उत्थान की दिशा में सराहनीय कार्य करने पर एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रदेश अध्यक्षा श्वेता गर्ग को रविवार को करनाल में आयोजित ग्लोबल स्टार अवार्ड्स के 5वें फाउंडेशन डे पर ग्लोबल स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर फिल्म अभिनेता अरबाज खान व विशिष्ट अतिथि के तौर पर अभिनेता एवं गायक मेहताब विक ने शिरकत की, जिनके द्वारा श्वेता गर्ग को यह सम्मान दिया गया। बता दें कि श्वेता गर्ग द्वारा श्रद्धा वेलफेयर सोसाइटी के जिला अध्यक्षा भी हैं, जो समय समय पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती रहती हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ हिंसा, शारीरिक शोषण और यौन शोषण के मामले सामने आते रहते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसे मामले आते हैं जिनका वो कहीं पर जिक्र नहीं कर पाती। इसीलिए महिलाओं को जागरूक करने के लिए वो प्रयासरत है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर।